आयुषी ने रोते हुए अपने हाथ जोड़े। मैडम जी, मुझे माफ कर दें, मेरी गलती है, मैं अभी चली जाती। वो वहां से रोते हुए भाग गई और रेयांश उसे जाता हुआ देखता रहा। उसका दिल चाहा कि वो यामिनी को सब सच बता दे, जिसे वो गटर की औरत कह रही है। वो उसके होने वाले बच्चे की माँ। लेकिन फिर वो डर गया, सच उसके गले में अटक कर रह गया। यामिनी नाराज होकर वहां से चली गई और रेयांश वहीं खड़ा रहा। धूप की तपन उसे जला रही थी, लेकिन उसके अंदर की आग उससे कहीं ज्यादा तेज थी। रात को रेयांश अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा बाहर अंधेरे में डूबे हुए सर्वेंट रूम को देख रहा था। वहां लाइट बंद थी। शायद वो सो गई थी, या शायद रो रो कर उसने खुद को अंधेरे के हवाले कर दिया था। रेयांश की अंतरात्मा उसे धिक्कार रही थी। तुम कितने डरपोक हो रेयांश। वो लड़की तुम्हारी खातिर अपमानित हो रही है और तुम खामोश खड़े तमाशा देख रहे हो। वो अपना हक नहीं मांग रही, लेकिन तुम तो जानते हो कि उसका हक क्या है। कल जब वो बच्चा दुनिया में आएगा तो क्या तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकोगे? क्या तुम उसे बता सकोगे कि तुमने उसकी माँ को दुनिया के रहमो करम पर छोड़ दिया था? नहीं रियांश, नहीं। अब बहुत हो गया। उसने फैसला कर लिया। वो और ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। आयुषी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने आज यामिनी की बातों के बाद अपना सामान बांध लिया होगा। रियांश को मालूम था कि उसका अहंकार उसे यहाँ और ज्यादा रुकने नहीं देगा। रियांश तेजी से कमरे से निकला। वो नौकरों के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर आयुषी जमीन पर बैठी अपना थोड़ा सा सामान एक पोटली में बांध रही थी। रियांश अंदर दाखिल हुआ। आयुषी उसे देखकर खड़ी हो गई। मैं जा रही हूँ साहब, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपके बच्चे को कहीं और पाल लूंगी, भीख मांग लूंगी, मगर यहाँ अपना अपमान नहीं करवाऊंगी। रियांश ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। पहली बार उसने पूरे हक और मजबूती से उसे रोका था। तुम कहीं नहीं जाओगी आयुषी, बहुत हो गया। मैं अब और अपनी बुजदिली के पीछे नहीं छिप सकता। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और अब मैं ये जिम्मेदारी सबके सामने स्वीकार करूंगा। आयुषी ने हैरानी से उसे देखा। आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी शादी है। भले मेरी शादी हो या कुछ भी, मेरी अंतरात्मा मुझे सोने नहीं देती। तुम यहीं रहोगी। मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हें यहाँ से निकालता है। रेयांश की आंखों में दृढ़ निश्चय था। वो फैसला कर चुका था, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। लेकिन अगली सुबह जो कुछ होने वाला था उसका अंदाजा रेयांश को भी नहीं था। भाग्य ने उन दोनों के लिए अपमान की एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। रेयांश तो रात को उसे तसल्ली देकर आ गया था, लेकिन सुबह सवेरे हवेली में एक तूफान खड़ा हो गया था। माँ को किसी नौकरानी ने खबर कर दी थी कि रात को रेयांश साहब आयुषी के रूम में गए थे। शक की चिंगारी ने भड़क कर आग की शक्ल ले ली। अब फैसला हवेली के आंगन में होना था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन हवेली में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। परिंदों की चहचहाट की जगह आज इंसानों के शोर ने ले ली थी। रेयांश की आंखें बहुत ज्यादा शोर और चीख पुकार से खुली। उसका सर भारी हो रहा था, क्योंकि वो सारी रात करवटें बदलता रहा। उसके कानों में औरतों की मिली जुली आवाजें और किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रेयांश का दिल बड़े जोरों से धड़का। एक अनजाना डर उसकी रग रग में समा गया। उसे तुरंत ख्याल आया कि ये शोर नौकरों के कमरों की तरफ से नहीं, बल्कि हवेली के मुख्य आंगन से आ रहा है। वो तेजी से बिस्तर से उठा और नंगे पांव ही कमरे से बाहर की तरफ भागा। अब ये शोर किसी आने वाले तूफान की आहट जैसा लग रहा था। जैसे ही रेयांश बरामदे में पहुंचा, उसके सामने जो मंजर था उसे देखकर उसके कदम वहीं जम गए। हवेली के विशाल आंगन में एक तमाशा लगा हुआ था। गांव की कुछ औरतें और हवेली की नौकरानियां एक घेरे की शक्ल में खड़ी थीं और बीच में आयुषी जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी चादर सिर से खिसक चुकी थी और बाल बिखरे हुए थे। वो अपने पेट को दोनों हाथों से छुपाए डरी हुई इधर उधर देख रही थी। माँ उसके सिर पर खड़ी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। उनके हाथ में वही डंडा था जिसे वो अक्सर जानवरों को भगाने के लिए इस्तेमाल करती थी। बता, किसका गुनाह पेट में लिए फिरती है? माँ की आवाज में इतनी नफरत थी कि सुनने वालों के दिल दहल जाएं। आयुषी ने रोते हुए माँ के पांव पकड़ने की कोशिश की। माँ जी, भगवान के लिए मुझ पर रहम करें। मेरा कोई कसूर नहीं। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। माँ ने नफरत से अपने पांव पीछे खींच लिए, जैसे किसी गंदगी जिससे बचा रही हूं। झूठी मक्कार औरत, अब भगवान का नाम लेकर अपने गुनाह को छिपाएगी? मैंने तुझे इस हवेली में शरण दी और तूने मुझे ये सिला दिया?
अरे हमारी ही हवेली को गंदा कर दिया। बता कौन है वो जिसके साथ तूने मुंह काला किया। पास खड़ी यामिनी भी जलती आग पर तेल डालने का काम कर रही थी। वो हाथ बांधे घृणा से आयुषी को देख रही थी। माँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं हैं। इसके चेहरे पर ही लिखा है कि ये कितनी चरित्रहीन है। देखिए तो सही कैसे मासूम बनकर रोए जा रही है, जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। ऐसी औरतों को तो पत्थर मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। आयुषी ने सिसकते हुए यामिनी की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी का एक समंदर हिलोरे मार रहा था। मैडम जी, आप तो औरत हैं, आप तो मेरा दर्द समझें। मैं कसम खाती हूँ, मैं बच्चलन नहीं हूँ। मैंने शादी की थी। ये बच्चा नाजायज नहीं है। तो कहाँ है वो तेरा पति? माँ ने चिल्लाकर पूछा। अगर शादी की थी तो वो सामने क्यों नहीं आता? क्यों तुझे लावारिस छोड़ दिया? जरूर तूने कोई झूठ बोला होगा। कोई शादी नहीं हुई, ये सब तेरा ड्रामा है। आयुषी का गला रोने की वजह से बंद हो रहा था। वो क्या बताती कि उसका पति इस हवेली का वारिस है और यहीं ऊपर बरामदे में खड़ा तमाशा देख रहा है। वो एक नजर ऊपर उठी और उसकी नजर रेयांश से टकराई। रेयांश पिलर के पीछे छिपा खड़ा था। आयुषी की नजरों में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक प्रार्थना थी, एक खामोश पुकार कि भगवान के लिए मेरी लाज रख लें। रेयांश का पूरा वजूद कांपने लगा। उसकी अंतरात्मा उसके अंदर चीख रही थी, देख रेयांश, देख अपनी कायरता का तमाशा। वो लड़की तेरी वजह से अपमानित हो रही है। वो तेरे बच्चे की माँ है और लोग उसे बच्चलन कह रहे हैं। अगर आज तू खामोश रहा तो खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकेगा। नीचे आंगन में मामला बिगड़ता जा रहा था। माँ ने फैसला सुना दिया। बस, बहुत हो गया। इस गंदगी को मैं अपनी हवेली में एक पल बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकालो इसे बाहर। धक्के देकर इसे बाहर निकालो और गांव के चौक पर छोड़कर आओ, ताकि सबको पता चले कि बेशर्मी का अंजाम क्या होता है। दो ताकतवर नौकरानियों ने आयुषी को बाहों से पकड़कर घसीटना शुरू किया। नहीं माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत करें, मैं कहाँ जाऊंगी। आयुषी की चीखें आसमान को चीर रही थीं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर कमजोरी की वजह से उसमें ताकत नहीं थी। चलो बाहर, बहुत हो गया ड्रामा। यामिनी ने भी आगे बढ़कर आयुषी को कंधे से धक्का दिया। निकल यहाँ से मनहूस औरत। आयुषी को घसीटते हुए हवेली के बड़े से दरवाजे की तरफ ले जाया जा रहा था। उसकी एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही थीं और उसका दुपट्टा कहीं दूर जा गिरा। तभी एक प्रभावशाली आवाज ने सबको स्तब्ध कर दिया। वो आवाज इतनी तेज और रौबदार थी कि नौकरानियों के हाथ वहीं रुक गए। माँ और यामिनी ने चौंक कर ऊपर देखा। रेयांश तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल और आंखों में एक ऐसा जुनून था जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। वो आंधी और तूफान की तरह उनके बीच पहुंचा। छोड़ दो इसे, रेयांश ने नौकरानियों को हुक्म दिया। उसका लहजा इतना कठोर था कि वे तुरंत पीछे हट गईं। आयुषी जमीन पर गिर गई और जोर से सांस लेने लगी। रेयांश, तुम बीच में मत आओ। माँ ने रेयांश को रोकने की कोशिश की। ये औरतों का मामला है। ये लड़की चरित्रहीन है और इसका यहाँ रहना हमारे खानदान की इज्जत पर एक धब्बा है। इसे जाने दो। नहीं माँ, ये कहीं नहीं जाएगी। रेयांश आयुषी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने अपनी नजरें उठाकर भीड़ को देखा। किसी में हिम्मत है तो इसे हाथ लगाकर दिखाए। यामिनी गुस्से से आगे बढ़ी। रेयांश, तुम पागल हो गए हो। तुम अपनी होने वाली पत्नी के सामने इस औरत का पक्ष ले रहे हो। तुम्हें पता भी है कि ये किस पाप को छिपाए बैठी है। ये गर्भवती है और इसका कोई वारिस नहीं है। रेयांश ने यामिनी की आंखों में आंखें डालकर देखा। उस समय उसने फैसला कर लिया था कि अब और छुपने का वक्त बीत चुका है। अब सच बोलने का वक्त था, चाहे सब कुछ खत्म ही क्यों ना हो जाए। मगर वो उस मासूम को और सजा नहीं दे सकता था। किसने कहा इसका कोई वारिस नहीं है? रेयांश की आवाज गूंजी। मैं हूं इसका वारिस। और ये बच्चा जिसके बारे में तुम लोग इतनी बातें कर रहे हो, ये कोई पाप नहीं है। ये मेरा खून है। मैं हूं इस बच्चे का बाप। मौत जैसी खामोशी छा गई। माँ के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गई। यामिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति जैसे पत्थर का हो गया हो, जैसे समय चलते चलते रुक गया हो। क्या बकवास कर रहे हो रेयांश? तुम होश में तो हो? माँ ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं पूरे होश में हूं माँ, और यही सच है। रेयांश ने आयुषी को बाजुओं से पकड़कर उठाया। आयुषी आश्चर्य और गहरे सदमे की स्थिति में थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रेयांश ने भरी भीड़ में उसका हाथ थाम लिया है।
उसने इसे अपनी इज्जत की बर्बादी से बचा लिया था। अब सब लोग स्तब्ध थे। किसी की सोच विचार में भी नहीं था कि हवेली का वारिस और गांव का इतना बड़ा आदमी एक नौकरानी के बच्चे का बाप हो सकता है। यामिनी ने चीख कर कहा, झूठ, ये सब झूठ है। तुम ये सब मुझसे बचने के लिए कह रहे हो ना? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो ना? इसीलिए ये नाटक रच रहे हो। नहीं यामिनी, मैं नाटक नहीं कर रहा। रेवांश ने अब एक और बड़ी कुर्बानी देने का फैसला किया। वो आयुषी की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकता था। अगर वो सच बताता कि ये सब एक ऐसी रात का परिणाम है, तो शायद लोग आयुषी को ही दोषी ठहराते कि उसने खुद को क्यों नहीं बचाया। इसीलिए उसने वो झूठ बोला जो आयुषी की इज्जत को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देता। ये गुनाह नहीं है, ये मेरी बीवी है। मैंने 6 महीने पहले दिल्ली में इससे शादी की थी। रेयांश के शब्दों ने एक और धमाका किया और आयुषी ने चौंक कर रेयांश को देखा। रेयांश की नजरें झुकी हुई थीं, मगर उसकी गिरफ्त आयुषी के बाजू पर मजबूत थी। हाँ माँ, मैंने शादी की थी। मैंने इसे धोखा दिया। मैंने अपने वक्ती जज्बात की खातिर इसे शादी तो कर ली, लेकिन फिर मैं डर गया। मैं अपनी खानदानी इज्जत और आपके डर से इसे अपनाने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने इसे दिल्ली में बेसहारा छोड़ दिया। रेयांश की आवाज भर आई। वो झूठ बोल रहा था, मगर उसके जज्बात सच्चे थे। वो वाकई खुद को मुजरिम समझ रहा था। ये बेचारी तो मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आ पहुंची, और मैं इतना डरपोक निकला कि इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मैं इसे अपनी आंखों के सामने बेइज्जत होते देखता रहा। इसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। मैंने इसे इस हाल तक पहुंचाया। रेयांश की आंखों में आंसू आ गए। उसने आयुषी की तरफ देखा जो अभी भी सदमे में थी। मुझे माफ कर दो आयुषी, मैं गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। हवेली के आंगन में अब सरगोशियां शुरू हो गई थीं। हर कोई हैरानी और दुख के साथ रियांश को देख रहा था। माँ तो जैसे सुन्न रह गई। उनका लाडला क्या कारनामे खिलाकर आया था। यामिनी गुस्से और अपमान के एहसास से कांप रही थी। उसने अपनी उंगली से रियांश की तरफ इशारा किया। तो ये सच्चाई है तुम्हारी? तुमने मुझे धोखा दिया। तुम पहले से शादीशुदा थे और फिर भी मुझसे मंगनी की। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रियांश, मैं तुम पर थूकती हूँ। यामिनी ने अपनी उंगली से मंगने की अंगूठी उतारी और रियांश के मुंह पर दे मारी। रख लो ये अंगूठी। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मैं किसी की उतरी हुई चीज नहीं पहन सकती, और वो भी एक नौकरानी की सौतन बनकर रहूं, कभी नहीं। यामिनी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रेयांश ने शांति की सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सर से उतर गया हो। रेयांश ने माँ की तरफ देखा। माँ, आप जो सजा देना चाहें मुझे दे दो, लेकिन आयुषी और मेरा बच्चा इस घर में इज्जत के साथ रहेंगे। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को अपना रहा हूँ। आज तक मैंने छुपाया, लेकिन अब मैं सारी दुनिया के सामने ऐलान करता हूँ कि ये मेरी पत्नी है। माँ ने गहरी सांस ली। वो एक पारंपरिक औरत थी। खानदानी इज्जत का भ्रम टूट चुका था, लेकिन फिर भी वो बच्चा उनके खानदान का लहू था। उनका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन वो हकीकत को झुठला भी नहीं सकती थी। तूने मेरा सिर झुका दिया रेयांश, माँ ने धीमी आवाज में कहा और मुड़कर अपने कमरे की तरफ चल दी। बाकी औरतें भी कानाफूसी करती हुई तितर बितर हो गईं। आंगन में अब सिर्फ रेयांश और आयुषी रह गए थे। धूप निकल आई थी और उसकी किरणें उन दोनों पर पड़ रही थीं। आयुषी अभी तक अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ी थी। उसके लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। वो जो अभी कुछ ही पल पहले बदनामी के गहरे गड्ढे में गिरी हुई थी, अब सम्मान के आसमान पर थी। रेयांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। चलो अंदर चलो, रियांश ने नरमी से कहा। अब तुम्हें नौकरों के कमरे में रहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जगह मेरे कमरे में है। आयुषी ने कांपते होठों से कुछ कहना चाहा, मगर रियांश ने उसे रोक दिया। अभी कुछ मत कहो, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो उसे सहारा देकर हवेली के अंदर ले गया। हवेली के सभी नौकर छुप छुप कर उन्हें देख रहे थे। वो लड़की जो कल तक बर्तन धो रही थी, आज हवेली की मालकिन बनकर अंदर जा रही थी। रियांश उसे लेकर अपने कमरे में आया और उसे बेड पर बिठाया। उसने पानी की बोतल उठाई और गिलास में डालकर उसे दिया। पी लो, तुम बहुत घबराई हुई हो। आयुषी ने कांपते हाथों से गिलास थामा। पानी पीने के बाद उसकी जान में जान आई। उसने सर उठाकर देखा। आपने झूठ क्यों बोला? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आपने सबके सामने खुद को मुजरिम बना लिया।
शादी का झूठ क्यों बोला? आप सच भी तो बता सकते थे। रेयांश कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। उसने आयुषी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अगर मैं सच बताता तो शायद लोग मुझे माफ कर देते, क्योंकि मैं आदमी हूँ और हवेली का वारिस। लेकिन वो तुम पर उंगलियां उठाते। वो कहते कि तुमने खुद को क्यों नहीं बचाया। वे तुम्हें ही दोषी ठहराते। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए एक पाप की निशानी नहीं बनने दे सकता था। प्रियांश की आंखों में नमी तैरने लगी। तुम्हारी इज्जत बचाना मेरा कर्तव्य था। वैसे भी जो मैंने कहा वो झूठ नहीं था। मैंने दिल से तुम्हें उसी रात अपना लिया था जब मैंने तुम्हें कोठे से आजाद करवाया था। बस दुनिया के डर से चुप था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आयुषी की आंखों से आंसू निकलकर रियांश के हाथों पर गिरने लगे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत ऐसी भी हो सकती है। वो जो धक्के खाने के लिए तैयार थी, अब एक मजबूत सहारे की पनाह में थी। रेयांश ने उसके आंसू पोंछे। आज के बाद ये आंसू नहीं बहेंगे। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं वादा करता हूँ आयुषी, मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। उस दिन हवेली में एक नया सूरज उदय हुआ था, जिसकी बुनियाद सच्चाई और बलिदान पर रखी गई थी। रियांश ने झूठ बोला था, मगर इस झूठ ने एक बेसहारा लड़की को नई जिंदगी दे दी थी। रियांश ने उसी वक्त मुंशी को बुलाया और हुक्म दिया कि गांव में ऐलान कर दिया जाए कि ठाकुर रियांश अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर हवेली आ गए हैं और बहुत जल्द एक वेडिंग रिसेप्शन का प्रबंध किया जाए। आयुषी खिड़की में खड़ी ये सब सुन रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराई। उसके बच्चे को बाप का नाम मिल गया था। उसका सफर जो कांटों से शुरू हुआ था, अब फूलों की वादी में दाखिल हो चुका था। लेकिन अभी कुछ बातें बाकी थीं जो उसने रेयांश को बतानी थीं। उसका अतीत, उसकी सौतेली माँ का जुल्म और वे सभी हालात जिनका सामना करके वो यहाँ तक पहुंची थी। लेकिन वो जानती थी कि अब रेयांश सब संभाल लेगा और सब समझ भी लेगा। हवेली की दीवारें जो कल तक आयुषी की सिसकियों की गवाह थी, आज वहां खुशियों की सहनाई बज रही थी। रेयांश के उस एक ऐलान से जैसे पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया था। वो लड़की जिसे कल तक धक्के देकर निकाला जा रहा था, आज वो इस हवेली की इज्जत और ठाकुर रियांश की विवाहित पत्नी के रूप में तैयार की जा रही थी। आयुषी आईने के सामने बैठी थी और ब्यूटिशियन उसे सजा रही थी। उसने लाल रंग का भारी दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था, जो रियांश ने खास तौर पर आयुषी के लिए मंगवाया था। गहनों से लदी हुई आयुषी को खुद पर और अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बार बार अपनी कलाई में मौजूद उस कंगन को देखती थी, जो उसकी और रेयांश की पहली निशानी थी। ये सब सपना तो नहीं था? आयुषी ने अपने पास खड़ी नौकरानी से पूछा, तो उसकी आवाज में अभी भी डर और बेयकीनी थी। उसे लग रहा था कि अभी आंख खुलेगी और वो वही पुराने रूम में टूटी चारपाई पर होगी। नौकरानी ने मुस्कुराकर उसके सिर पर दुपट्टा सेट किया। नहीं मैडम जी, ये कोई सपना नहीं है। ये सब भगवान की कृपा है। आपकी किस्मत जाग गई है। ठाकुर रियांश ने आपको वो इज्जत दी है जिसकी हर औरत ख्वाहिश करती है। आयुषी की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने भगवान का धन्यवाद किया, जिसने उसे बदनामी के गड्ढे से निकालकर सम्मान के आसमान पर बिठा दिया था। बाहर हॉल में शानदार दावत का इंतजाम किया गया था। पूरा गांव आमंत्रित था। रेयांश ने किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया। वो चाहता था कि सब देखें कि उसने अपने अतीत के पाप को किस तरह इज्जत का नाम देकर अपनाया है। रोशनी से नहाई हुई हवेली जन्नत का नजारा पेश कर रही थी। रेयांश ब्लैक शेरवानी पहने हुए बहुत प्रभावशाली और सुंदर लग रहा था, और उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। वो मेहमानों से मिल रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस रास्ते की तरफ उठती थीं जहां से आयुषी को आना था। जब आयुषी को दुल्हन बनाकर स्टेज की तरफ लाया गया, तो हर आंख उस पर जम गई थी। वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। लोग हैरत से उसे देख रहे थे। क्या ये वही लड़की थी जो कल तक गंदी चादर में लिपटी हुई थी? रेयांश आगे बढ़ा और आयुषी का हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श में एक अपनापन और सुरक्षा का एहसास था। आयुषी ने घबरा कर नजरें उठाईं, तो रेयांश की आंखों में बेपनाह मोहब्बत और सम्मान देखकर उसे हौसला मिला। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रेयांश ने सरगोशी की। उसकी आवाज आयुषी के कानों में मिठास घोल गई।
रेयांश उसे लेकर स्टेज पर बैठ गया। शादी की बधाई देने वालों की लंबी लाइन लग गई। माँ जी हालांकि अभी भी पूरी तरह खुश नहीं थी, मगर खानदानी प्रतिष्ठा की खातिर वो भी मुस्कुराकर मेहमानों का स्वागत कर रही थी। यामिनी शादी में शामिल नहीं हुई और गांव छोड़कर जा चुकी थी, जिससे माहौल में और भी ज्यादा शांति थी। खाने के बाद रस्में अदा की गईं और फिर विदाई का वक्त आया, जो सिर्फ एक प्रतीकात्मक विदाई थी, क्योंकि आयुषी तो पहले ही इसी घर में थी। कमरे को फूलों से सजाया गया, गुलाब और मोगरे की महक हर तरफ फैली हुई थी। रेयांश कमरे में दाखिल हुआ तो आयुषी घूंघट निकाले बेड पर बैठी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। रेयांश ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। उसने बहुत सावधानी से आयुषी के पास जगह बनाई और बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही। फिर रेयांश ने हिम्मत करके उसका घूंघट उठाया। सामने वो चेहरा था जो उसके गुनाह की याद दिलाता था, लेकिन आज उस चेहरे पर शर्म की लाली और मासूमियत थी। रियांश को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली है। आयुषी, रियांश ने नरमी से उसे पुकारा। आयुषी ने पलकें उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अब भी नमी थी। रियांश ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि माफी का शब्द मेरे अपराधों के सामने बहुत छोटा है। मैंने तुम्हारी जिंदगी के खूबसूरत दिन छीन लिए। मैंने तुम्हें वो तकलीफ दी जिसकी भरपाई शायद पूरी जिंदगी ना हो सके। रेयांश की आवाज भर्रा गई। उसे वो रात याद आ रही थी और फिर वो दिन जब आयुषी उसके सामने अपमानित हो रही थी। आयुषी ने तड़प कर अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। नहीं, ऐसा मत कहें। आपने मुझे वो इज्जत दी है जैसी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आपने सबके सामने मुझे अपना नाम दिया, मेरे बच्चे को बाप का साया दिया। मेरे लिए यही बहुत है। रेयांश ने उसका हाथ हटाकर अपनी आंखों से लगाया। ये मेरा फर्ज था आयुषी, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उस रात के बाद क्या हुआ था? तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? मैंने तो तुम्हें आजाद करवा दिया था। फिर तुम इस हाल में मुझ तक कैसे पहुंची? ये सवाल रेयांश को कब से खाए जा रहा था। आयुषी की आंखों में अतीत का दर्द उमड़ आया। वो कुछ देर खामोश रही, जैसे उन कड़वी यादों को इकट्ठा कर रही हो। फिर उसने कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया। मेरी माँ के मरने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर दी। सौतेली माँ बहुत जालिम थी। पिताजी की बीमारी के बाद सारा अधिकार उसी के पास आ गया था। वो मुझे बोझ समझती थी। उसे लगता था कि मैं उसके अपने बच्चों के हक पर डाका डाल रही हूँ। आयुषी की आवाज में दर्द था। रेयांश खामोशी से सुन रहा था और उसकी मुट्ठियां भिज रही थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि वो मुझे शहर भेज रही है, काम सीखने के लिए। मैं बहुत खुश थी कि शायद अब हालात बदल जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे काम के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए भेज रही है। आयुषी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुझे उस कोठे वाली के हाथों बेच दिया। जब मुझे पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वहां मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर वो रात आ गई जब आप वहां आए। रेयांश ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो कांप रही थी। बस करो आयुषी, और मत बोलो। मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं, मुझे कहने दें। आयुषी ने खुद को अलग किया और बात जारी रखी। जब आपने मुझे वहां से निकाला और मुझे पैसे देकर आजाद किया, तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं वापस घर नहीं जा सकती थी, क्योंकि सौतेली माँ मुझे दोबारा वहीं भेज देती। मैं सड़कों पर मारी मारी फिरती रही। उसने रेयांश की तरफ देखा। मैंने लोगों के घरों में बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया, कई बार भूखी सोई, लेकिन मैंने अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। मैंने वे पैसे जो आपने दिए थे संभाल कर रखे थे कि बच्चे के जन्म के समय काम आएंगे, लेकिन फिर चोरी हो गई। मैं बिल्कुल खाली हाथ हो गई। रियांश का दिल चाह रहा था कि वो अपना सिर दीवार से दे मारे। ये लड़की कितना कुछ सह चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे के बाप को ढूंढूंगी। मुझे याद था कि उस रात आपके दोस्तों ने आपका नाम लिया था और ये भी कहा था कि आप दिल्ली के किसी बड़े ठाकुर के बेटे हैं। मैंने आपका नाम और शहर का नाम लेकर लोगों से पूछना शुरू किया। मैं गांव गांव भटकती रही, पर आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली और मैं हवेली तक पहुंच गई। आयुषी ने अपनी बात खत्म की और गहरी सांस ली। मैं यहाँ आई तो सिर्फ इसलिए थी कि आपको बता सकूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे स्वीकार कर लेंगे।
मैं तो सोच रही थी कि बच्चा आपके हवाले करके कहीं दूर चली जाऊंगी और मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन आपने तो मुझे रानी बना दिया। रेयांश की आंखों से आंसू बहकर आयुषी के हाथों पर गिर रहे थे। रेयांश ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। तुमने जितनी तकलीफें उठाई हैं, उसके सामने मेरी दौलत कुछ नहीं है। रेयांश ने बिस्तर के सिरहाने का सहारा लिया और गंभीरता से उसकी आंखों में देखा। आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ आयुषी, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई गम तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगा। मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपना अतीत भूल जाओगी। रेयांश ने उसके पेट पर नरमी से हाथ रखा, जहां उसका बच्चा पल रहा था। हमारा बच्चा एक राजकुमार की तरह इस दुनिया में आएगा। उसे माँ की ममता और बाप का साया दोनों मिलेंगे। वो सिर उठाकर जिएगा। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी और इस बच्चे की रक्षा करूंगा। मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप बनकर दिखाऊंगा। ये रेयांश ठाकुर का वादा है तुमसे। आयुषी मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में हजारों दुखों का उपचार था। उसे यकीन था कि रेयांश अपना वादा निभाएगा। बाहर चांद पूरी चमक दमक से चमक रहा था और उसकी चांदनी खिड़की से छनकर उन दोनों पर पड़ रही थी, जैसे कुदरत भी उनके मिलन पर अपनी मंजूरी की मोहर लगा रही हो। रेयांश ने लाइट बंद कर दी, लेकिन कमरे में मोहब्बत की रोशनी अमर हो चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज उदय हुआ तो हवेली में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। आयुषी अब सिर्फ एक माँ या पत्नी ही नहीं थी, बल्कि इस घर की इज्जत बन चुकी थी। रेयांश ने जो प्रायश्चित करने का निश्चय किया था, वो अब प्रेम की एक लाजवाब कहानी बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल को छू लेने वाली कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।